तो अब इस पार्ट में हम लोग करेंगे फॉर्मूला, जो भी टर्म्स अभी पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक टर्म्स का यदि फॉर्मूला है कुछ तो फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं क्या था ये इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़े, इसमें क्या क्या जरूरी था समझना, चार्ज को समझना था, चार्ज को समझना था, यानी चार्ज का सिंबल क्या था, प्लस माइनस कैपिटल स्मॉल क्यू, और यूनिट था इसका कूलम। ठीक है, करंट था अगला टर्म, करंट का सिंबल था आई और यूनिट था इसका एम्पेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सिंबल V और यूनिट वोल्ट, V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस सिंबल कैपिटल R स्मॉल r और इसका यूनिट ओम। ठीक, अगला टर्म था इलेक्ट्रिक पावर, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट था वॉट, वॉट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी को E से, क्योंकि इसमें सिर्फ हीट एनर्जी हमको पढ़ना है तो H से रिप्रेजेंट करते हैं हीट एनर्जी को। ठीक है, और उसका यूनिट होता है जूल और किलो जूल। एक होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको किलो वाट आवर में हम लोग लिखते हैं, और 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है। अब हम फॉर्मूलाज को समझते हैं, जो जो फॉर्मूला हमारे लिए जरूरी है पहले उसको एक बार जान लेते हैं। चलिए, तो इस वाले पार्ट में फॉर्मूला को समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो समझना है किसका समझना है, सबसे पहले करंट का। करंट का, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो किया है। यानी कि मान के चलते हैं टी टाइम में यदि क्यू चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से मूव किया है तो करंट क्या होगा, तो करंट डिफाइन है एक यूनिट टाइम के लिए। तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज मूव करेगा, तो क्यू बाय टी। टी टाइम में यदि क्यू चार्ज मूव किया तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज मूव करेगा, तो क्यू बाई टी। और एक यूनिट टाइम में यही होता है रेट, एक यूनिट टाइम में यही हुआ रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी क्यू बाई टी, और यही क्या हो गया मेरा करंट। यानी करंट का जो फॉर्मूला आया क्या आया यहाँ से, मेरा करंट का सिंबल होता है आई, तो आई इज इक्वल टू कितना चार्ज मूव किया बाय टाइम। यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे इसको। ठीक है, करंट को मेजर करते हैं जिस डिवाइस से उसको बोलते हैं हम लोग अमीटर, एमीमीटर या अमीटर बोलते हैं इसको। करंट मेजर करते हैं अमीटर से। ठीक है, एक अमीटर को जो कनेक्ट करते हैं हम करते हैं सीरीज में। अमीटर एक वैसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, उसको कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक, अगला टर्म जो है समझना वो क्या है हमारे लिए, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता है आपका वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। वर्क बाय चार्ज बोलिए जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी हम इन्वेस्ट किए हैं, उतना ही एनर्जी हम खर्च किए हैं, तो एनर्जी बाय चार्ज। ये हुआ कैसे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वर्क है। कौन सा वर्क है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करने में, किसको कैरी करने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करने में। तो हर बार हमको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गया है कि ये जो डिफाइन है, ये जो डिफाइन है वो डिफाइन है किसके लिए, तो एक यूनिट चार्ज के लिए, किसके लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, तो यदि मान के चलिए क्यू चार्ज को कैरी करने में, एक यूनिट चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज को कैरी करने में डब्ल्यू वर्क हुआ है, डब्ल्यू वर्क हुआ है, और ये डब्ल्यू वॉट का सिंबल नहीं है, वर्क लिए हम अभी। ठीक है, तो क्यू चार्ज को कैरी करने में डब्ल्यू वर्क हुआ, तो एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बाय क्यू। तो यानी कि डब्ल्यू बाय क्यू, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम करते हैं, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम करते हैं वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकल के आया मेरा, तो वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज बोलिए या एनर्जी बाय चार्ज बोलिए आप, एनर्जी बाय चार्ज एक ही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस उतार लीजिए यदि नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके। ठीक है, चलिए अगला टर्म है हमारे लिए क्या चीज, ओम्स लॉ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड,
ओम्स लॉ से रिलेटेड। ये सब फॉर्मूला भी जो दो पढ़े हैं इसका आगे भी यूज आएगा, अगला आगे का टर्म्स को समझने में भी। तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला हमको मिल गया था क्या, कि यदि मान के चलिए एक रेसिस्टेंस, अच्छा नहीं उससे पहले एक टर्म है रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी उससे पहले एक टर्म है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है हम लोग जो पढ़ते हैं, और सवाल जब बनाते हैं तो लगभग तीन तरह का करना पड़ता है हम लोग को। क्या क्या करना पड़ता है, पहला तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये से एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ये R1 R2 R3, इन सबको मिला करके एक बनाए, उसका नाम रख दिए हम क्या चीज, आर इक्विवेलेंट। और ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो यही तीनों मिला करके था, सीरीज में है तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3, डेरिवेशन अभी नहीं जानेंगे। दूसरा पढ़ना हम लोग को क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मतलब और भी यदि है तो और भी इसी तरह से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो ही सेम पोटेंशियल जो है उसी पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है। ये हो गया R1 R2 R3, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट ऐसे। यदि दो रहे, इफ टू रेसिस्टेंस यदि दो रेसिस्टेंस रहे तो क्या करते हैं, सीधा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं दोनों का समेशन से। एक बार हम देख लेते हैं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब ऊपर कर देते हैं, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट, उतार लीजिए। अगला है मेरा ओम्स लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था, वो तो बहुत बार यूज होगा, लगभग बार यूज होगा। ओम्स लॉ से इक्वेशन हमको मिला था। तो ओम्स लॉ बोलता क्या है कि जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये हो गया ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। और ये तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी होता है, ठीक। अब आगे यहां से मिला क्या इक्वेशन, V इज इक्वल टू I इंटू आर। यानी कि मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन लिए, और एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के पास करंट सेम होता है। जितना करंट आपका सोर्स से निकल रहा है, ये सोर्स ऑफ करंट है, ये V है। यहाँ से करंट यदि I निकला है तो इसके पास भी करंट I जाएगा, इसके पास भी करंट I ही जाएगा। ये रेसिस्टेंस R1 और ये R2। अब ओम्स लॉ में क्या बोल रहा कि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, ओम्स लॉ की इक्वेशन से इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, मान के चलो V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना करंट क्रॉस कर रहा है तो I, यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है तो R1। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा वो कहाँ से पता चलेगा, तो I इंटू R1 से। यहाँ पे यदि ड्रॉप निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो मान के चलो V2 है ड्रॉप यहाँ का, तो I इंटू R2, तो यहाँ का ड्रॉप निकल जाएगा। ये वाला इक्वेशन बहुत खास है, आगे भी यूज करेंगे। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, अगला फॉर्मूला है हमारे लिए पावर के लिए। अगला फॉर्मूला है मेरे लिए किसका, पावर का। तो पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। अभी पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि वर्क बाय चार्ज या एनर्जी बाय चार्ज। हम उतना ही काम करेंगे जितना मेरे पास एनर्जी है, तो चाहे एनर्जी बोले या वर्क बोले, यहाँ पे बात बराबर है, ठीक है। तो एनर्जी की जगह पर हम सिंपली यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हैं, वर्क बाय टाइम।
ठीक है। पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो P से, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। अब याद करते हैं हम एक बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज। क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। ये वर्क है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, वर्क इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए Q इंटू वी, यानी वर्क जो निकला वो निकला Q इंटू वी। ठीक, तो हम पुट कर देते हैं अब इसको यहाँ पे ला करके, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो निकला, वर्क Q इंटू वी। वर्क की जगह पर क्या पुट कर दिए, Q इंटू वी। यहाँ वर्क है और वर्क मेरा निकला है Q इंटू वी इस वाले यहाँ से, और बाय, एक सेकंड, ये वाला ना पावर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वर्क बाय टाइम होता है, सॉरी, बाय टाइम। अच्छा, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े सबसे पहले करंट का। चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट। क्योंकि हमको पता है Q बाय टी और कुछ नहीं है, क्या है, करंट है। Q बाय टी क्या है, करंट है। तो हम लोग पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अब, I इंटू वी। बहुत खास फॉर्मूला है ये, पावर इज इक्वल टू I इंटू वी। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इससे और फॉर्मूला निकलेगा, और भी ओम्स लॉ यूज करेंगे, यहाँ आई की जगह पर वी बाय आर पुट करेंगे। फिर अगले केस में क्या करेंगे, आई को रहने देंगे, वी की जगह पर आई आर पुट करेंगे, दो फॉर्मूला और आएगा, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको साफ करते हैं अभी हम, पहले यहीं पर हो जाएगा काम। अभी इनको क्या पता चला था कि v इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। दो बार लिखते हैं इसको, v इज इक्वल टू I इंटू आर। अब यहाँ दो चीज है, I और v, तो एक बार I लिख लीजिए आप। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R को लाकर डिवाइड कर दीजिए, v बाय आर हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में इसको लाके पुट कर दीजिए, पावर इज इक्वल टू I की जगह पर क्या रखेंगे हम, v बाय आर, लग दीजिए v बाय आर इंटू वी, यानी पावर का एक फॉर्मूला और आ गया, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ वी वी है, तो इस अगले बार आई को छोड़ देंगे और वी की जगह पर आई आर पुट कर देंगे, तो पावर इज इक्वल टू क्या है मेरा, वी इंटू आई। हम क्या बोले अभी, इस वाले केस में क्या किए थे, वी का वैल्यू, सॉरी, आई का वैल्यू लाके पुट कर दिए थे हम, आई की जगह पर वी बाय पुट किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, आई को रहने देंगे, वी की जगह पर पुट करेंगे, वी की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, आई इंटू आर, और ये वाला आई इंटू आई, तो पावर इज इक्वल टू क्या निकला, आई का स्क्वायर इंटू आर। फिर से बताते हैं क्या किए हैं। एक फॉर्मूला निकला था पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी या वी आई, जो बोलिए आप, ठीक है ना। और हमको ओम्स लॉ से पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई का वैल्यू निकाल लिए v बाय आर, इस r को लाके डिवाइड कर दिए, तो i इज इक्वल टू हो गया v बाय आर। यहाँ पे फिर से उस चीज को लिखे, v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, ठीक है। और हमको पावर इज पता है वी आई होता है, ठीक। इस वाले केस में हम क्या किए थे, हमको पता है पावर इज इक्वल टू होता है आई इंटू वी, तो वी को एज इट इज उतार दिए, और आई की जगह पर वी बाय आर यहाँ से लाके इसके जगह पर लाके पुट कर दिए वी बाय आर, तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर नीचे आर। इस वाले में क्या कहते हैं, आई का वैल्यू पुट करे थे। इस वाले क्या केस में हम क्या करेंगे, आई को एज इट इज रहने देंगे, आई यहीं पर रह गया, ये रहा, और वी की जगह पर क्या पुट किया, आई आर यहाँ पे लाके पुट कर दिए, तो पावर इज इक्वल टू निकला मेरा क्या चीज, आई स्क्वायर आर। यहाँ से टोटल फॉर्मूला पावर का क्या क्या निकला मेरा, वो लिख देते हैं। तो पावर इज इक्वल टू निकला मेरा क्या क्या, पहला एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, फिर वी आई, फिर आई स्क्वायर आर, फिर निकला मेरा, या इक्वल टू का साइन दो ना भाई, एक ही बात तो है, और दूसरा वी स्क्वायर बाय आर। ये टोटल फॉर्मूला हो गया मेरा किसका, पावर का। एक बार हम चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया टोटल फॉर्मूला मेरा पावर का। अब आगे बढ़ते हैं, पावर को हटाते हैं, अब अगला आते हैं हीट पर। हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, कोई कंडक्टर यदि हीट प्रोड्यूस करेगा तो कितना करेगा। एक शॉर्ट्स में वीडियो डाल देंगे, हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, और दूसरा ये भी डालेंगे रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसे डिजाइन क्यों करा जाता है, रेसिस्टेंस ऐसा क्यों होता है, इसका वीडियो शॉर्ट्स डाल देंगे एक, और इसे, और हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, ये दो डालेंगे वीडियो शॉर्ट्स में। चलिए अब आगे हीट वाला समझते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीट के जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग
हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, हीट प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन करंट का स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया, हीट प्रोड्यूस आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। हीट प्रोड्यूस क्या निकल के आया, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। हीट कितना प्रोड्यूस आया, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सारा फॉर्मूला हो गया खत्म। अब आते हैं अगला पार्ट किसमें, हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले में। एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंडक्टर से 100 कूलम चार्ज मूव किया। कितना चार्ज मूव किया, 100 कूलम चार्ज मूव किया। एक कंडक्टर से चार्ज जो मूव किया वो किया 100 कूलम। कितने टाइम में, तो टाइम ले लेते हैं मान के चलो 10 सेकेंड में। कितना में, 10 सेकेंड में। हमसे बोला कि बताइए आप फाइंड करंट, करंट कितना होगा। तो करंट का सीधा सा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज हो गया आपका कितना, 100 कूलम अब बाय 10 सेकेंड, यानी कि 10 एम्पेयर हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें और, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाता है और किस तरह से फॉर्मूला को यूज करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन 1। बहुत कुछ है नहीं इसमें, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको उतारना उतार लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंडक्टर से 100 कूलम चार्ज मूव किया 10 सेकंड में, तो बताइए करंट क्या होगा। तो करंट हमको पता है चार्ज बाय टाइम होता है, चार्ज ऊपर में टाइम नीचे, डिवाइड किए और 10 एम्पीयर। ध्यान रखिए इस बात का कि सारा चीज ऐसा यूनिट में हो, टाइम यहाँ पे सेकंड में है, मिनट आवर में रहता तो सेकंड में चेंज करते पहले। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन ये है कि मान के चलो 100 कूलम चार्ज को मूव करने में, कितना चार्ज को मूव करने में, 100 कूलम चार्ज को मूव करने में, 100 कूलम चार्ज को मूव करने में जो वर्क हुआ है वो वर्क हुआ है 1000 जूल। कितना हुआ, 1000 जूल। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी V पता करना है हमको। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हम, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क कितना है मेरा, 1000 जूल। लिख लीजिए 1000 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 100 कूलम, डिवाइड करो कितना आया अभी मेरा 10 वोल्ट। कितना आया, 10 वोल्ट आया। ठीक है, उतारना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन इसको करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन का क्या, कि मान के चलिए 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। मान के चलिए हाँ, मान के चलिए रेसिस्टेंस हमको 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों सीरीज में है। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ आपका 2 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम, और ये दिया हुआ है 30 वोल्ट। ठीक है, करंट निकला यहां से आई। ठीक है, तो हमसे ये पूछा कि फाइंड, फाइंड इसको यहां लिखते हैं, फाइंड पहला आर इक्विवेलेंट, इन दोनों को मिलाकर के आर इक्विवेलेंट कितना होगा। दूसरा ये बोला कि आई टोटल जो सोर्स से निकला है। तीसरा हमसे ये बोला कि बताइए यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ इसका नाम यदि V1 है, इसका नाम यदि V2 है, तो पता करिए आप V1 और फिर V2। चौथा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन इसी पार्ट में दे देते हैं इसको, इसी पार्ट में। यहाँ पे यदि करंट गया I1, यहाँ पे यदि करंट गया I2, वो बताइए I1 और I2। सबसे पहला ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। यदि इसमें करंट सोर्स से I निकला है तो इसके पास भी I होगा, इसके पास भी I होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट का आंसर जो है क्या हो जाएगा, I टोटल जितना निकलेगा उतना ही I1 होगा, उतना ही I2 होगा। अब ये I टोटल हम निकाल लेंगे तो ये अपने आप पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि आर इक्विवेलेंट पता करना है, तो आंसर हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निकला, R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल गया 5 ओम। अब हमको क्या निकालना है, आई टोटल। अच्छा, आर इक्विवेलेंट का डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। यहाँ पे सोर्स कितना लगा हुआ था 30 वोल्ट,
और ये है आपका कितना आर इक्विवेलेंट निकला 5 ओम। तो कितना आया ये आई टोटल निकालना हमको, आई टोटल है तो ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई टोटल है यहाँ पे तो आई टोटल इज इक्वल टू क्या निकलेगा, V कितना है मेरा 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा 5 ओम, यानी आया 6 एम्पेयर। यानी जो करंट निकला है वो निकला आपका 6 एम्पेयर यहाँ भी, और ये भी हो जाएगा 6 एम्पेयर, ये भी हो जाएगा 6 एम्पेयर। ठीक, अब हमको V1 V2 निकालना है। एक बार उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मिटा कर बनाते हैं, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हाँ कर लेते हैं, चलिए नोट कर लीजिए 1 2 3। चलिए अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना क्या है V1 V2। चलो देखो इस वाली जगह पे देखते हैं, अब ओम्स लॉ लगाओ, ये R1 है मान के चलो, ये है R2। तो पहला क्या पता करेंगे हम लोग, ये पोटेंशियल ड्रॉप एट R1। तो यूजिंग ओम्स लॉ एट R1, यूजिंग ओम्स लॉ एट R1, क्योंकि हमको इस वाले रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये वाला जो V1 और V2 है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमको करंट पता चल गया, रेसिस्टेंस पता है, ये निकालना है V1 निकालना है। V1 क्या है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। तो यूजिंग ओम्स लॉ एट R1 एंड R2, दोनों जगह लगा देते हैं एक ही बार में। तो एट R1 पे क्या हुआ, तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1 है ना। तो V1 इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 6 एम्पेयर इंटू R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम। तो V1 कितना निकला मेरा 6 दूनी 12 वोल्ट। अब फिर एट R2 कर देते हैं। अच्छा R2 को निकालने का एक और तरीका है, क्या है, टोटल में से, टोटल था ड्रॉप 30 का, 30 में से यहाँ जितना ड्रॉप हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है 12, तो 30 में से 12 माइनस कर देंगे 18 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। टोटल ड्रॉप 30 का, यहाँ का ड्रॉप 12, तो यहाँ का ड्रॉप कितना होगा 30 माइनस 12, यहाँ 18 का ड्रॉप। सॉल्व भी करेंगे तो वही आएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, V इज इक्वल टू आई इंटू R2। तो V2 इज इक्वल टू आई का वैल्यू हो गया कितना 6 एम्पेयर इंटू R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 3। तो V2 इज इक्वल टू हो गया 18 वोल्ट। इसमें से इसको माइनस करके भी यही आया था 18 वोल्ट, ओम्स लॉ लगाए तो भी वही आया। ठीक है, तो उतार लीजिए, इसी तरीके से सॉल्व भी करना है। और अब जो वीडियो बनाएंगे ना, वो एक प्रॉपर अलग सा वीडियो बना देते हैं जिसमें पूरा न्यूमेरिकल्स होगा। इन वाले पार्ट में को अब ज़्यादा बड़ा करते नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का भी डेरिवेशन देख लिए, थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी देख लिए थे और 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब यदि करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको बंद करते हैं अभी, फिर अगला वीडियो बनाते हैं। चलिए देखिए इसको और इसको रिवाइज करिए खुद से अच्छे से।